हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपनी कॉपी प्रिपेयर करता है और इन्फॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाता है। तो जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होना नितांत आवश्यक है कि ये कह सकते हैं कि जिनमें रेप्लिकेशन हुआ वही जेनेटिक मटेरियल होंगे। ग्रिफिथ 1928, एवेरी, मैक्लियोर तथा हर्शेस के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हो चुका था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। केवल डीएनए ही एक ऐसा अणु है जिनमें ऑटो रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। इसलिए डीएनए को लिविंग मॉलिक्यूल की संज्ञा दी गई है। सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की क्षमता डीएनए के इसी करैक्टर के कारण होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। सेल डिवीजन के समय यह डॉटर सेल्स में बराबर भागों में बंट जाता है, यानी कि अपनी कॉपी प्रिपेयर करता है, लगभग उसी अमाउंट में उसी स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जनरेशन में वो जाता है या डॉटर सेल में जाता है। स्पष्ट है ये क्रिया तभी संभव है जब जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन की पावर हो। डीएनए के रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए निम्न व्यूज़ दिए गए हैं, टाइप्स बता सकते हैं, मेथड बता सकते हैं। निम्न 3 प्रकार के मेथड्स को दिए गए हैं। पहला मेथड जो है वो डिस्पर्सिव मेथड है। इस मेथड के प्रोपोनेंट तथा सपोर्टर के अनुसार रेप्लिकेशन के समय जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक स्ट्रैंड फ्रेगमेंट में टूट जाता है तथा प्रत्येक फ्रेगमेंट अपना कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट बनाता है। अंत में सभी टुकड़े आपस में जुड़कर डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, परंतु कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट की प्रूफ के अभाव में इस मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अतः एक मैकेनिज्म ये दी गई कि जो डीएनए के स्ट्रैंड अलग हुए, टूटे और अपने कॉम्प्लीमेंट्री टुकड़े बनाए और फिर वो सब जुड़कर नया डीएनए बना लेते हैं। यानी कि एक डीएनए में वो डिस्पर्सिव होते हैं, वो थोड़ा पोर्शन नया, थोड़ा नया, थोड़ा पुराना ऐसा होता है। लेकिन ये वाला जो व्यू था, ये जो मेथड था, ये कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट के अभाव की प्रूफ नहीं मिल पाया, तो उसमें ये इसको कैंसिल कर दिया गया। दूसरा होता है कंजर्वेटिव। इस मेथड के प्रोपोनेंट तथा सपोर्टर के अनुसार रेप्लिकेशन के समय ओरिजिनल पेरेंटल मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता, मतलब जो पेरेंटल डीएनए है वो वैसा सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी तरह कंजर्व रहता है और इसी स्टेज में न्यू कॉपीज तैयार करता रहता है। परंतु यह विचारधारा अपेक्षाकृत अधिक पॉपुलर हुई, परंतु इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी सही नहीं, कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट के प्रूफ में सही नहीं बैठी। तीसरा मेथड है जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है। इस टाइप का रेप्लिकेशन J.H. टेलर 1957 व उनके साथियों ने वीसिया फेवर की रूट की सेल्स में ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करके किया। इन्होंने और क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को समझाया, परंतु इसका जो संपूर्ण क्रेडिट है वो मैसेल्सन साथ को जाता है, क्योंकि उन्होंने N14 वाले कल्चर मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करके उसके डीएनए का यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया। उसके बाद इन इकोलाई बैक्टीरिया को कंटिन्यूस 14 जनरेशन तक उन्होंने उगाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। 14 जनरेशन तक N15 के कल्चर मीडियम में ग्रो किया, जिससे इकोलाई में डीएनए में N15 ने N14 को रिप्लेस कर दिया। इस इकोलाई जनरेशन के डीएनए का अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया और उसके डेंसिटी बैंड को भी स्टडी किया गया। तो अंत में उन्होंने इकोलाई जनरेशन को सडनली N14 जनरेशन में ट्रांसफ़र किया और 30 मिनट बाद फिर उसको मतलब उसका निरीक्षण किया। इकोलाई में के डेंसिटी बैंड की जो स्थिति थी वो मध्य की स्थिति शो कर रहा था। वो जैसे एक बार हमने 14 में किया तो उसकी जो बैंड की स्टडी जो स्थिति थी वो अलग थी। N15 और 14 में जो उनके बीच के बैंड को वो शो कर रहा था। इकोलाई के डेंसिटी बैंड की मध्य की स्थिति शो करता था। इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह निश्चित रूप से कंक्लूड किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको हम यदि हम एक फिगर से देखने की कोशिश करें कि जैसे ये जनरेशन थी, इसमें डीएनए बैंड्स को जो हैवी है उसको कहते हैं ऑब्जर्व किया गया, तो N15 वाले मीडियम में ग्रो किया गया। तो
तो ये N15 वाला ये जो DNA वो हैवी होता है, उसमें हम फ्रैक्शन UV रेज का देखेंगे तो उसका एक फ्रैक्शन इस प्रकार से आएगा, और ये जो DNA होगा उसका जो डेंसिटी होगा वो N15 वाली मतलब थिक होगा एक तरीके से। ऐसे ही इसको अगर हम N15 और 14 में उगाएं तो ये बीच की स्थिति शो करेगा, लाइट और डार्क। ऐसे फ्रैक्शन की संख्या भी एक होगी, और ये लाइट और डार्क कलर का शो करेगा, लाइट होगा और हैवी होगा। जब इसको कहते हैं हम N14 से 14 में करेंगे, इस जनरेशन में करेंगे, तो ये लाइट DNA प्राप्त भी होगा और हाइब्रिड DNA प्राप्त होगा, डार्क DNA प्राप्त होगा। हाइब्रिड DNA ये फ्रैक्शन की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार N14 वाला थिन होता है डेंसिटी बैंड, 15 का कहते हैं थिक होता है, और जो दोनों की स्थिति शो करता है वो हाइब्रिड DNA होता है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा था कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड से DNA का रेप्लिकेशन 1957 में प्रूफ हो गया, क्योंकि इनकी सत्यता को पुनः प्रमाणित करने के लिए कॉनवर्ग 1963 ने इकोलाई में ट्राइशिएटेड थाइमिडाइन का उपयोग करके 30 मिनट बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा स्टडी किया। अंत में उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि DNA में सेमी कंजर्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इस DNA के रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी एंजाइम और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे देखें एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेज। यह एक ऐसे एंजाइम का ग्रुप है जो DNA अणु की टोपोग्राफी को चेंज करते हैं। जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना जो काम है वो इन्हीं का काम होता है। इस ग्रुप में दो मेन एंजाइम हेलिकेज व गायरेज हैं, जिनमें से हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो यूकैरियोट्स में काम करता है, गायरेज जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में काम करता है। परंतु जो 5:174 और N13 में जो रैप प्रोटीन नामक जो टोपोआइसोमरेज है वो फंक्शन करता है। तो टोपोआइसोमरेज से, टोपो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो जो ऐसे एंजाइम्स जो DNA के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें वो टोपोआइसोमरेज कहलाएंगे। SSP प्रोटीन रेप्लिकेशन के दूसरे है SSP प्रोटीन। रेप्लिकेशन के समय DNA के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अलग अलग रखने के लिए या दोनों को पुनः आपस में जोड़ने से बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड से जोड़कर उन्हें स्टेबलाइज करती हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मतलब उनको सिंगल फॉर्म में रखने के लिए या उनको जोड़ने से रोकने के लिए SSP प्रोटीन काम करती हैं। इन्हें ही SSP प्रोटीन कहते हैं। तीसरा इसका जो एंजाइम है जो काम आता है वो RNA पॉलीमरेज है। रेप्लिकेशन के समय पेरेंटल DNA के लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले ऑकीजकी फ्रैगमेंट के बाद RNA प्राइमर बनने लगते हैं तथा इनकी सिंथेसिस के लिए RNA पॉलीमरेज का होना आवश्यक है, या ये कह सकते हैं कि RNA पॉलीमरेज की प्रेजेंस में ही RNA प्राइमर्स का निर्माण होता है। अगला एंजाइम है DNA पॉलीमरेज। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला एंजाइम पढ़ेंगे DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। इस एंजाइम को एडिटिंग एंजाइम भी कहते हैं। एक्चुअल में यह एंजाइम DNA में होने वाले छोटे छोटे डैमेजेस को रिपेयर करने का कार्य करता है। इनके साथ ही साथ रेप्लिकेशन के समय जैसे कोई एरर हो जाना, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का जुड़ जाना हो जाने पर भी ये करेक्ट करता है। यह एंजाइम एक्सोन न्यूक्लियस की तरह कार्य करता है, RNA प्राइमर को DNA से अलग करता है तथा गैप को भी फिल करता है, इसलिए इसे मेन DNA रिपेयर एंजाइम भी कह सकते हैं। इसकी खोज कॉर्नवर्ग 1957 ने की थी और इसलिए इसको कॉर्नवर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये रहा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। के बाद है DNA पॉलीमरेज सेकेंड। यह एंजाइम DNA रेप्लिकेशन में सबसे कम एक्टिव होता है तथा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट व सेकेंड की एब्सेंस में रिपेयरिंग का काम करता है। जो DNA सेकेंड है इसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता, लेकिन फिर भी ये बताते हैं इन दोनों की एब्सेंस में ये उसका रिपेयरिंग का काम करने लगता है। तीसरा है DNA पॉलीमरेज थर्ड। यह DNA रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी खोज डेलूसिया व केर्न्स द्वारा की गई। इस एंजाइम के द्वारा बड़ी चेन्स का निर्माण होता है, इसे रेप्लिकेज भी कहा जाता है। DNA पॉलीमरेज थर्ड एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और इस एंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है वो DNA की सिंथेसिस करना होता है।
अगला एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। इस ग्रुप के एंजाइम को वेल्डिंग एंजाइम भी कहते हैं। डीएनए लाइगेज रेप्लिकेशन के समय लैगिंग स्ट्रैंड पे बने ओके-जकी फ्रेगमेंट को जोड़कर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। अगला है न्यूक्लियस। इस ग्रुप के एंजाइम न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस करके उन्हें न्यूक्लियोटाइड यूनिट में बदल देते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। पहला है एक्सोन्यूक्लियस। इस टाइप के एंजाइम डीएनए अणु को किसी भी स्थान पर कट कर सकते हैं या बीच में से किसी पीस को काट कर बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? किसी डीएनए के टुकड़े को कहीं से भी काट कर अलग कर देना, इसके लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। अगला था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस ग्रुप के एंजाइम्स डीएनए मॉलिक्यूल के एंड्स को छोड़कर कहीं भी कट कर सकते हैं, इसलिए इनको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए के पीस को एंड को छोड़कर कहीं भी निकाल सकते हैं। अतः ये रहा था, इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे पहले हमने टोपोआइसोमेरेज पढ़ा, दूसरा एसएसपी प्रोटीन जिसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाने के लिए, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें आरएनए प्राइमर्स कहते हैं, उन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो 3 टाइप होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके साथ साथ लाइगेज एंजाइम जो जोड़ने का काम करता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो काटने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस 2 प्रकार का ये होता है। अतः उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय अनेक एंजाइम्स व प्रोटीन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जो अकेले फंक्शनलेस होते हैं। दूसरे शब्दों में आरएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है, जिसे आजकल रेप्लिसोम कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना आज किस प्रकार से रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे रेप्लिकेशन में।